हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याएं यानी नंबर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर होगा हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या में ऐसी संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी जो संख्या एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी वह संख्या प्राकृत संख्या होगी। जैसे उदाहरण देख लो, 1 2 3 4 आगे ऐसे ऐसे करके अनंत तक जो संख्या जाएगी उन्हें हम प्राकृत संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक से, तो एक ही हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी और अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जा सकता है। देखो जो शून्य होता है हमारा वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू हो रही है और अनंत तक जाती है। शून्य इसमें प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो इससे आगे हम देखिए पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। देखो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती थी, एक से, और जो पूर्ण संख्या है जिन्हें होल नंबर कहते हैं वो कहाँ शुरू होती है, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इस प्राकृत संख्या में जीरो एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हम इसे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। आगे देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। अब देखो इसमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो ही होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जीरो होती है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। यहाँ आगे देखो प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी जोड़ दिया जाए या शामिल कर दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहेंगे। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है हमारे पास, अभी देखते हैं। प्राकृत संख्या होती है एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसमें मैंने शून्य ऐड कर दिया तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसे हम कह सकते हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। जब भी देखो ये इतनी पूरी प्राकृत संख्या है, इन प्राकृत संख्याओं में मैं जीरो को शामिल कर देता हूँ तो ये पूरी संख्या कौन सी बन जाएगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक संख्या बन जाएगी। जो पूरी संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी पूर्ण संख्या है। यहाँ से ये यहाँ तक कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बाद में पूर्णांक संख्या है। इसे इंग्लिश में पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहते हैं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्या पूर्ण संख्या होती है। उनके आगे माइनस और प्लस लगा दो तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगी। देखो उदाहरण में, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्योंकि देखो जब भी पूर्ण संख्या होगी उनके आगे प्लस माइनस लगा दो तो वो कौन संख्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी। यहाँ पे देखो उदाहरण में है, ये है जीरो, यहाँ से एक से, ये तो सारी प्लस वाली संख्या है तो ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। इन पूर्ण संख्या के आगे माइनस लगा दिया तो ये भी एक, ये पूरी कुल मिला के टोटल जो है ना संख्या, यहाँ से यहाँ तक की संख्या है। जब पूर्ण संख्याओं के आगे प्लस और माइनस लगा दिया जाए तो ये यहाँ से संख्या है यहाँ तक हो जाएगी पूर्णांक संख्या हो जाएगी पूरी। जीरो से शुरू होकर माइनस अनंत तक और इस जीरो से शुरू होकर प्लस अनंत तक जो संख्या होगी वह पूर्णांक संख्या होगी। अब पूर्णांक संख्या में भी तीन प्रकार की संख्या होती है। सबसे पहली कौन सी होती है, धनात्मक पूर्णांक, या इसे हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, एक से शुरू होकर अनंत तक जाएंगे, जो सारे प्लस वाले हैं, जो प्लस वाली संख्या है ये प्लस वाली संख्या है, धन पूर्णांक होती है, धन पूर्णांक। और जो ये माइनस वाली संख्या होती है इन्हें हम ऋण पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है तो ये इसे हम क्या कह देंगे, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। जो संख्या माइनस की हो उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। लेकिन ये पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2.5 या 2.3 ऐसी संख्या इसमें नहीं होनी चाहिए। जो अंक आएगा वो पूरा अंक आएगा, जैसे ये 2 हो गया या 15 हो गया, ये पूरा अंक आना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि 2/3 हो जाए तो इससे क्या बनेगा, 0.66 बनेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें पूरा अंक आना चाहिए। अगला होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य ही आएगा केवल, क्योंकि शून्य प्लस का भी नहीं होता है, शून्य माइनस का भी नहीं होता है, तो शून्य पूर्णांक होता है। शून्य न तो धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक होता है। शून्य के आगे प्लस माइनस नहीं लगता है। शून्य एक धन पूर्णांक में भी काउंट नहीं होता है और
ऋण पूर्णांक में भी काउंट नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सम संख्याएं, जिसे हम इवन नंबर भी कहते हैं। देखो सम संख्याएं जिन्हें इवन नंबर भी कहते हैं। कौन सी होती है सम संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक आए तो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखो सम संख्या कौन सी होगी? जिस संख्या में दो का भाग जाएगा। यानी देखो अब चेक कैसे करेंगे हम। मान लो मैंने लिखा है 627 लिखा हुआ है, तो ये सम संख्या है या विषम संख्या है? तो कैसे पता करेंगे? या तो देखो इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाए वो पता करते हैं। अगर दो का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये हो जाएगी सम संख्या, वरना ये सम संख्या नहीं है। और उससे पहले हम इसे कैसे पता करेंगे? इकाई का अंक जो है ये वाला इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 2 या 4 या 6 या इसमें से 8। 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए, तभी वो सम संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे तो हमारे 7 है, इन कंडीशन में से तो एक भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये एक सम संख्या नहीं है। अगर मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। एक और उदाहरण है ये 3542, 3542 है। ये संख्या सम संख्या है या नहीं है? देखो ये सम संख्या है क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 है। और एक और ले लेते हैं उदाहरण 3648। तो देखो ये भी एक सम संख्या है क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो ये एक सम संख्या है। आगे हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जब दो का भाग पूरा पूरा जाएगा वो हो जाएगी सम संख्या है, जब दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वो हो जाएगी विषम संख्या है। तो उदाहरण के लिए हो जाएगा हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। आगे से कैसे चलता जाएगा। इसके आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे प्राकृत संख्याएं हैं। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है हमें पता ही होना चाहिए, जो एक शुरू होकर अनंत तक जाती है, जिनमें एक का स्वयं का और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए। यानी देखो उस संख्या जो भी संख्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ संख्या ले ली है 6, तो देखो 6 में 6 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, और किसका 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है। यानी कि इस स्वयं से मान लो 6 से तथा 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा तो वह हो जाएगी भाज्य संख्या है। तो यही बोल रहा है ये प्राकृत संख्या है, वे प्राकृत संख्या हैं जिनमें एक का स्वयं का और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए। ये अर्थात जिन संख्याओं के गुणनखंड या टुकड़े हो सके उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखो मैं 6 के ये टुकड़े कर सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, या हो जाएगी इसके 3 × 2 भी लिख सकता हूँ, और ये 6 × 1 भी लिख सकता हूँ, 1 × 6 भी लिख सकता हूँ। तो इनको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। ये तो हर में आ जाएगा, जो भाज्य होगी या अभाज्य होगी उस हर एक संख्या में ये एक से तो भाग जाएगा ही जाएगा और उस स्वयं से भाग जाएगा। लेकिन जो ये गुणनखंड बन रहे हैं वो अभाज्य संख्याओं में नहीं बनेंगे, भाज्य संख्याओं में ही बनेंगे। तो एक 6 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखो उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14। अब देखो मैं ये 14 है, अब देखो ये 12 लिया हुआ है मैंने, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3 या 2 × 2 × 3। तो देखो मैंने 12 के गुणनखंड कर लिए, यानी इसके टुकड़े हो गए, तो ये एक भाज्य संख्या है। अब देखो भाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्या नहीं होती है। देखो दो एक भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 में स्वयं के अलावा एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग 2 में नहीं जाता है। तो 2 एक अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। जो एक होता है हमारे वो भाज्य में भी काउंट नहीं होगा और अभाज्य में भी काउंट नहीं होगा। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इन्हें हमें इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक का एवं स्वयं का भाग जाए, मतलब कि सिर्फ एक का और खुद का ही भाग जाए वह संख्या। जैसे कोई भी संख्या हो उसमें एक का और स्वयं का ही भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जिन संख्याओं के गुणनखंड या टुकड़े नहीं किए जा सके वो कौन संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे कर करके
आगे आगे चलता जाएगा। देखो 7 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा और 1 का भाग जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये, इससे आ जाएगा, इसके 1 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, तो वो संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या है। अब देखो आगे कुछ नोट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हमारे यहाँ 2 ही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अब देखो 2 तो वैसे सम संख्या है, तो इससे आगे देखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी अभाज्य संख्या? वो होगी 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3 है। इस पूरे संख्या अभाज्य संख्याओं के जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें से केवल एकमात्र 2 है जो एक सम अभाज्य संख्या है। ये एक सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा बाकी जो भी अभाज्य संख्या होगी वो सब सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या होगी। एक केवल 2 ही है जो एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी जो 2 के अलावा सारी अभाज्य संख्या है वो विषम है। तो हम आगे देखते हैं। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती है। हम 1 से जो 25 तक गिनती करते हैं उसमें 9 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। जब हम 1 से 100 तक गिनती करते हैं उनमें ऐसी संख्या 25 है जिनमें स्वयं का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। वैसी 25 संख्या है 1 से 100 तक में। यहाँ पे देखो मैंने 1 से 50 तक कुछ संख्या लिखी है, ये सारी अभाज्य संख्या है 1 से 50 तक की। अब नोट कर देना।